प्रातःकालीन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की कक्षा हमारे द्वारा ही संचालित होगी। आज भैया अभी किसी ज़रूरत काम से कहीं बाहर हैं, शहर में नहीं हैं, और गुरुजी कॉलेज जाने वाले हैं। भी गए तो नहीं, लेकिन जाने वाले हैं कॉलेज, जहाँ जाते हैं गुरुजी। आज पेपर है ना, आज संस्कृत का। देखिए, हम लोग पढ़े थे बाबूराम सक्सेना में। भैया भूमिका बता दिए थे, आचार्यों का परिचय भी बता दिए थे। अब प्रथम सोपान है, बिल्कुल दोहरवा देंगे। संज्ञा प्रकरण से दोहरवा दें, बताइए। देखिए, प्रथम सोपान है बाबूराम सक्सेना में वर्ण परिचय। पहले मंगलाचरण कर ले, फिर तब पढ़ा जाए। हाँ, चलिए मंगलाचरण शुरू करते हैं। पहले छंद का लक्षण हो जाए वंशस्थ। नहीं, तो वंशस्थ मुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ कुरुणामधिपाशपालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुन्त वेदितुं शवर्लिङ्गे विदिता समायय युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। सुखना सुख देश का। रजोजुषे जन्मनि सत्वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृश अजाय सर्गस्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। और अब किसका अनुष्टुप में पढ़ लेते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं शरेवत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययो कालादनवचिन्ना अनन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे विभ्यो पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं मितात्मात्मनः कलाम्। अभिज्ञान संकुलम हो जाए। नैर्याणामत्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धैराकीर्तितेयं या सृष्टिस्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति अया प्राणिनः प्राणवन्त प्रत्यक्षाभिप्रपन्न तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीशः। देखिए, भैया बाबूराम सक्सेना में ये संज्ञा प्रकरण मतलब बता दिए थे और आचार्यों का परिचय भी बता दिए। अब बाबूराम सक्सेना में जो अगला प्रथम सोपान हमारा शुरू होता है वर्ण विचार से। देखो, मतलब वो पहले तो बता दिए संज्ञा किसकी क्या संज्ञा करेंगे, नामकरण कर दिए। उसके बाद जैसे हम कोई ग्रंथ पढ़ेंगे या कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जैसे अगर हम संस्कृत को पढ़ने जा रहे हैं ना, संस्कृत के वर्णों को हमको पता होना चाहिए। कोई भी अगर हम भाषा, पतंजलि भैया आएंगे तो क्लियर कर देंगे। चलिए, हाँ, देखिए भैया द्वारा जो हमको निर्देश दिया गया भैया वही हम पढ़ाएंगे आज। हेलो भैया, शांत रहिए आप लोग। ये यार
ये संदीप भाई शांत रहो भाई। देखिए वर्ण विचार प्रथम जब सोपान शुरू कर रहे हैं, जैसे अपनी पुस्तक मतलब लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, वो तुरंत वर्ण विचार बता रहे हैं। वर्ण विचार बताने के तात्पर्य नहीं भाई हम पढ़ाने तो जा रहे हैं, अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में कौन कौन से वर्ण हैं। अगर हम जैसे अंग्रेजी पढ़ना जा रहे हैं, अगर अंग्रेजी के हमके वर्णों को नहीं पता है, या कोई भी भाषा हो, अगर हमको अगर यहाँ उर्दू पढ़ने वाला है, अगर उर्दू वो पढ़ने जा रहा है, सीधी बात है पहले उसके उर्दू को वर्णों को जानना चाहिए, तब तो उर्दू पढ़ पाएगा। इसी प्रकार जैसे वो अपना ग्रंथ मतलब ये बाबूराम सक्सेना जी लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, पहले वो वर्ण विचार बता दे रहे हैं कि वर्ण क्या है। आप पहले वर्ण देख लीजिए, क्या अगर आप इसके वर्ण को ही नहीं पता रहेगा, कौन से वर्ण का उच्चारण क्या है, क्या मतलब अंतस्थ कौन है, सब ये अगर नहीं पता रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, आगे कैसे इस लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। देखिए वर्ण विचार यहाँ पे लिखा है, जो आपके प्रथम सोपान का नाम है वर्ण विचार, न कि अक्षर विचार या स्वर विचार नहीं दिए हैं नाम उन्होंने दिया है वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब देखिए वर्ण विचार यहाँ पे है ना, देखिए वो अक्षर विराम या स्वर विराम नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि जो वर्ण है अक्षर विराम देते तो केवल व्यंजनों को बताना पड़ता है, और स्वर विराम देते हैं तो स्वर विचार अगर इस प्रथम सोपान का नाम रखते तो केवल स्वर का वर्णन करते। उन्होंने रख दिया नाम इसका वर्ण विचार प्रथम सोपान का। जब उन्होंने प्रथम सोपान नाम वर्ण विचार रखा तो वर्ण को ही वो दो भागों में बताते हैं। स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर और व्यंजन, ये इसीलिए देखिए जब कहते हैं ना भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, स्वर और व्यंजन के ही मेल से वर्ण बनते हैं। मतलब देखिए अगर व्यंजन है, व्यंजन वर्ण नहीं माना जाएगा जब तक स्वर का मेल नहीं होगा। स्वर तो अपने आप में वर्ण है, लेकिन व्यंजन बिना स्वर के मेल के वर्ण नहीं माने जाएंगे। अब देखिए हमको इस वाले सोपान में यही पढ़ना है कि स्वर और व्यंजन, इसे मतलब वर्ण विचार में यही पढ़ना है, मतलब इस प्रकरण में यही है। बाकी सूत्र इसमें जितने भी हैं सब भैया पीछे बता ही दिए हैं, हम फिर भी एक बार चर्चा कर देंगे उन सूत्रों की। किसका? ये रिवीजन कराने से मतलब नहीं, रिवीजन तो घर पे किया करिए ना, रिवीजन घर पे करने का विषय दीदी। देखिए आप लोग मतलब पुस्तक देखिएगा, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, फिर जहाँ समझाने वाला है हम समझा देंगे वहाँ पे। देखिए संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई या परिमार्जित शुद्ध संप्रत ईश। देखिए मतलब बता रहे हैं जो संस्कृत शब्द है इसका क्या अर्थ है, परिमार्जित, शुद्ध, परिष्कृत मतलब भाषा। मतलब बता रहे हैं कि जो संस्कृत भाषा है एकदम शुद्ध है, परिमार्जित की हुई है, परिष्कृत भाषा है। इस शब्द से आर्यों की साहित्यिक भाषा का बोध होता है। ये भी ना देखिए हमारे यहाँ सर्वप्रथम साहित्य किस में मिला है, संस्कृत भाषा में ही मिला है साहित्य, ये मतलब वैदिक संस्कृत में। इसीलिए हम कह सकते हैं ना, देखिए अगर हम ये होता है ना, अगर जब भी बात छिड़ती कहते हैं सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, जब भाषा के विषय में आता है तो कहते हैं सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। सीधी बात है, अगर जो हम मतलब हिंदू समुदाय वाले कहते हैं कि संस्कृत भाषा है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि नहीं हमारे उर्दू सबसे प्राचीन भाषा है, जो सिख ईसाई हैं अपनी पारसी को बताते हैं नहीं हमारी ये सबसे प्राचीन भाषा है। लेकिन प्राचीन भाषा होने का प्रमाण हम ये क्यों कह देते नहीं संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है, इसका हम मतलब प्रमाण दे देते हैं। क्योंकि देखिए जो संस्कृत भाषा है, देखिए किसी भी भाषा को हम कब मानेंगे कि ये भाषा थी। देखिए क्या होता है ना, अगर कोई भी भाषा है, अगर आपके बीच में अगर हम कह दें कि अपभ्रंश भाषा थी, या हम किसी और एक भाषा का नाम ले लें जो भाषा नहीं थी, लेकिन अगर जैसे हम कहेंगे अपभ्रंश भाषा थी या महाराष्ट्रीय भाषा थी, तो आप तुरंत यहाँ प्रश्न कर देंगे ना कैसे आप प्रमाण दे सकते हैं। जैसे इसमें ये बता रहे हैं ना कि आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी, तो यहाँ पे ये प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए किसी भी भाषा का प्रमाण उसी आधार पर दे सकते हैं, जब तक अगर हम उसका साहित्य नहीं दे सकते तो हम भाषा का प्रमाण कभी नहीं दे पाएंगे। कहने तो हम कुछ भी कहते हैं कि ये भाषा थी और तुरंत कोई प्रमाण मांग लेगा ना कि आप कह रहे हैं ये भाषा थी तो आप प्रमाण दीजिए। इसी प्रकार जब हम कहते हैं कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, तो देखिए ये बात नहीं है कि संस्कृत के पहले भाषाएं थी या नहीं थी, संस्कृत के पहले भी भाषाएं रही होंगी, ऐसा विद्वानों का मत है। लेकिन बात यह है कि संस्कृत से पहले किसी लिखित भाषा का साहित्य नहीं उपलब्ध होता, इसलिए जो हमारी सबसे ऋग्वेद जो
पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है ऋग्वेद। ऋग्वेद में संस्कृत ही मतलब सबसे प्राचीन भाषा मिलती है, इसीलिए हम मान लेते नहीं सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, इसी से सब भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। अगर संस्कृत से पहले किसी और भाषा का साहित्य मिला होता तो हम उस भाषा को दर्जा दे देते। संस्कृत से पहले भाषाएं थी, ये बात नहीं संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा थी। आप लोग ये समझिए, मतलब संस्कृत से पहले जो भी भाषाएं थी, ये कारण ये हुआ उनके सामने कि पहला नंबर तो उन भाषाओं में साहित्य नहीं लिखा गया, या फिर ये भाषा इतनी प्रचलित नहीं हो पाई, या तो फिर लिखा भी गया होगा तो जब पांडुलिपियाँ रही होंगी कहीं दब के ख़त्म हो गई, मतलब वो पांडुलिपियाँ प्राप्त नहीं हुई। जो भी हमको सबसे प्राचीन भाषा का ग्रंथ मिलता है हमारा ऋग्वेद, इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि नहीं संस्कृत ही सबसे प्राचीन भाषा है अन्य भाषाओं की अपेक्षा, मतलब संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा और सभी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। देखिए अगर आप कोई भी बात कहेंगे तो आप बिना प्रमाण के, बिना मतलब उसको साक्ष्य दिए नहीं सिद्ध कर सकते ना। जैसे अगर हम संस्कृत का पूरे दावे के साथ हम करें ना नहीं संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, तो हमको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर हिंदी वाला हमारे तोड़ में खड़ा हो जाए, कहे नहीं हम तो हिंदी को करें सबसे प्राचीन भाषा है, तो आप प्रमाण दीजिए, हम भी कहेंगे आप प्रमाण दीजिए। कहीं न कहीं फिर हिंदी ला के संस्कृत में मिक्स करेंगे फिर बताएंगे। इसलिए देखिए संस्कृत जो है आर्यों की मतलब सबसे प्राचीन साहित्यिक भाषा है। यह भाषा प्राचीन काल में आर्य पंडितों की बोली थी और इसी के द्वारा चिरकाल तक आर्य विद्वानों का परस्पर व्यवहार होता रहा। मतलब देखिए संस्कृत जो बता रहे हैं पंडित, मतलब यहाँ कोई जात समुदाय से नहीं है कि यहाँ जो लिखा है ना आपकी तीसरी लाइन में पंडितों की बोली थी। पंडितों की बोली से यहाँ कोई देखिए कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र वाले यहाँ पंडित नहीं है। यहाँ पंडित मतलब विद्वान से लिया गया है जो पंडा प्लस इतर से बनते हैं वो पंडित, मतलब ज्ञान से युक्त, उनके लिए यहाँ पे पंडित शब्द प्रयोग किया गया है। जनसाधारण की भाषा का नाम प्राकृत था। देखिए अब आप देखेंगे ना कि प्राकृतिक भाषा मतलब ये देखेंगे आप महाराष्ट्रीय प्राकृत, शॉर्टसेनी प्राकृत और अपभ्रंश भी एक प्रकार से हमारी प्राकृत है, और अपभ्रंश और मतलब ऐसे 5 प्राकृतिक विभाजन है। अब देखिए क्या होता था, जो पहले विद्वान समझाते प्राचीन काल में जो विद्वान वर्ग के लोग थे वो तो संस्कृत बोलते थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि सब वर्ग के लिए संस्कृत बोलना मतलब उतना सौकर्य नहीं था कि मतलब सभी लोग, और कुछ टाइम तक तो मतलब ये भी था ना कि ये वर्ग संस्कृत नहीं बोल सकता, स्त्रियाँ संस्कृत नहीं बोल सकती, ऐसा भी है। तो जरूर मत है स्त्रियाँ, इसका मतलब अगर संस्कृत नहीं बोल सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्त्रियाँ चुप रहेंगी, या ये मतलब जो शूद्र वर्ग है या जो भी मतलब जिनको भी वहाँ पे अधिकार नहीं प्राप्त है संस्कृत बोलने को, इसकी बात यह नहीं थी कि वो संस्कृत नहीं बोलेंगे तो चुप रहेंगे, चुप तो नहीं रहेंगे, वो अप्राकृतिक भाषा में बोलते थे। इसीलिए आप नाटकों में देखते होंगे तो जो निम्न कोटि के पात्र आपको मिलते हैं, कहीं कहीं नाटकों में अभी शूद्र मतलब मृच्छकटिकम देखेंगे तो उसमें बहुत प्राकृतिक है। अभी अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखेंगे तो कुछ पात्र हैं जो प्राकृतिक ही बोलते रहे हैं मृच्छकर, और अपने उत्तरामचरितम में भी कुछ पात्र प्राकृतिक बोल रहे हैं। ये क्या होता था प्राकृतिक, देखिए जो विद्वान होता है वो तो संस्कृत अपनी भाषा बोलते थे, लेकिन जो विद्वान और के अलावा भी कुछ और लोग थे वो प्राकृतिक भाषा बोलते थे। संस्कृत भाषा का महत्व विशेषतः आज भी है, ये तो है ही, मतलब इसमें संस्कृत भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है, और भविष्य में भी अगर यही जो चल रहा है इस समय भारत में जो इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं, अगर रहा तो भारत जरूर विश्वगुरु बनने की ओर है, तो संस्कृत कहीं ना कहीं संस्कृत एकदम पटल पे आ जाएगी, जन जन की भाषा हो सकती है। अब भी संस्कृत में अभी इस समय देखेंगे बहुत सारे काम हो रहे हैं संस्कृत को लेकर, कहीं ना कहीं सब अभी देखते हैं कि कुछ समय पहले नियम आया था कि CBSE बोर्ड वालों को भी संस्कृत पढ़ाया जाए, सब बच्चों के लिए मतलब संस्कृत शिक्षा अनिवार्य कर दी जा रही है। हाँ वही बता रहे हैं ना, मतलब नहीं बहुत से कॉलेज हैं जो नहीं पढ़ाते, वही बता रहे हैं, मतलब देखिए कंपलसरी अनिवार्य कर दे रहा है। अब देखिए बता रहे हैं ना संस्कृत भाषा का महत्व विशेषता आज भी है, ये तो आप लोग देख रहे हैं। आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ इसी में, मतलब आर्य सभ्यता के मतलब जो भी द्योतक या प्रकाशक जो ग्रंथ हैं प्राचीनतः मतलब अक्सर ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही मिल रहे हैं। इसके ज्ञान के उन तक पहुँच और इसके ही ज्ञान से उन तक पहुँच हो सकती है चिरकाल मतलब अनंत काल तक, काफ़ी टाइम तक, पुराना नहीं हो सकता, काफ़ी टाइम तक, देर तक।
प्राचीन काल को मतलब प्राचीन काल नहीं दे रहे भाई, नहीं पुराना नहीं, काफ़ी टाइम तक, अनंत काल तक। अब देखिए जो दूसरा पैरा है इसमें, व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करके उसका ठीक स्वरूप दिखाना। देखिए व्याकरण का यही अर्थ भी है। व्याकरण क्या, देखिए व्याकरण जो हमारा व्युत्पत्ति प्रधान होता है, व्याकरण और देखिए व्याकरण और निरुक्त से ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा निर्वचन प्रधान है, कौन व्युत्पत्ति प्रधान है। तो जो हमारा व्याकरण है, षड वेदांगों में जो व्याकरण है ये व्युत्पत्ति प्रधान होता है, जो निरुक्त है वो निर्वचन प्रधान होता है। और देखिए व्याकरण यही करता है, शब्दों को टुकड़े टुकड़े करके फिर उनको जोड़ता है। अब कोई भी हम शब्द बनाते हैं, जैसे पठत हम शब्द बनाते हैं तो पहले यही तो करते हैं। अगर हम व्याकरण से चलेंगे तो पठ, विकिरण, सप, ती, अभी क्या हुआ, ये टुकड़े टुकड़े हुए। और फिर इनको व्याकरण क्या करेगा, इनका विलोप करेगा, इनका करेगा, यहाँ से अ लेगा, ए प्लस ती और पठ। अब देखिए व्याकरण क्या हुआ, व्याकरण जो टुकड़े टुकड़े शब्द थे इनको आपस में जोड़ रहा है। पठत, यह शब्द भाषा के संबंध में ही अधिक प्रयोग में आता है। मतलब व्याकरण बता रहे हैं कि व्याकरण का सबसे प्रयोग मतलब भाषा के संबंध में है। व्याकरण का अपना वैसा कोई नहीं, लेकिन भाषा को परिमार्जित बनाने के लिए, भाषा के मतलब शब्दों को सही करने के लिए, उनको मतलब प्रकृति प्रत्यय आदि बताने के लिए, शब्दों का कौन सा शब्द ठीक है कौन सा नहीं उचित प्रयोग है, इसी सब बताने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जा रहा है। यदि देखा जाए तो प्रत्येक भाषा वाक्यों का समूह है। देखिए कोई भी भाषा है ना तो उसमें वाक्य है, वाक्यों का समूह ही तो भाषा है। वाक्य कोई बड़े होते हैं और कोई छोटे। यदि बड़े वाक्य बहुधा छोटे वाक्यों से सुबंध समूह होते हैं, वस्तुतः वाक्य भाषा का आधार है। देखिए बता रहे हैं ना, वाक्य ये नहीं कि सब बड़े बड़े वाक्य हैं। जैसे अभी आप कादम्बरी पढ़ते हैं, शूद्र बाणभट्ट की शैली पढ़ते हैं तो उसमें लंबे समासों का प्रयोग, बड़े बड़े वाक्य, 2-3 पन्ने पढ़ते जाइए तो कहीं एक जगह फुल स्टॉप मिलेगा। ये बात नहीं कि सब वाक्य मतलब वैसे ही लिखते हैं सबका भी। अभी हमारे कालिदास की देख लीजिए नाट्य शैली, बहुत जगह बहुत छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर दिए हैं। लेकिन अगर यहीं बाणभट्ट को देखा जाए तो बाणभट्ट लंबे समासों को मतलब लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अवतरण में बाणभट्ट के ऐसे शब्द हैं कि जो 2-2 अर्थों को देते हैं, एक बाण के पक्ष में तो एक। अब बताएं देखिए जो ये छोटे बड़े जो वाक्य हैं इन्हीं का जो समूह होता है वही भाषा है। प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं। अब देखिए बता रहे प्रत्येक शब्द में जो भी शब्द बनेंगे कई वर्ण, कोई एक वर्ण है तो शब्द नहीं हो सकता। अगर हम इसको कहें कि ये शब्द है तो ये शब्द नहीं, ये वर्ण हो सकता है, वर्ण है लेकिन ये शब्द नहीं है। शब्द के लिए बताते हैं प्रत्येक मतलब कई शब्द मिलकर कई वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई वर्ण कर दिए, लेकिन अच्छा आप लोग बताइए शब्द किसे कहेंगे, बताइए शब्द बताइए कोई। वर्णों के मेल को शब्द कहेंगे। एक लोग खड़े होके बताइए, बताइए संदीप भैया आप बताइए शब्द किसे कहेंगे, शब्द किसे कहेंगे। वर्णों के समूह को तो शब्द नहीं कह देंगे। आप करें कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं ना। अब क्या इसको आप शब्द कहेंगे ये बताइए। हम लिख दिए वर्णों का समूह है, नहीं है भैया। शब्द की परिभाषा ही होती है कि सार्थक वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहेंगे, वर्णों के समूह को नहीं। सार्थक वर्णों का जब तक समूह होगा तभी हम शब्द कहेंगे। इसको हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि जो शब्द होता है वो सार्थक होता है। वर्णों का जो मतलब सार्थक वर्णों का जो समूह हो वही शब्द होता है। वर्ण देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण स्वर या व्यंजन के मेल से वर्ण बनता है और स्वर भी अपने आप में वर्ण हैं।
लेकिन जो व्यंजन है जब तक इनमें स्वर का योग नहीं होगा ये वर्ण नहीं माने जाएंगे। खड़े होकर पूछा करो, खड़े हो जाओ तब पूछो चीज। सही बात है, खड़े हो पूछो अब। भाई वर्ण या अक्षर तो रहेगा, लेकिन अब कितने आप उच्चारण करें इस पर भी तो भाग देना चाहिए। बोलेंगे तो वर्ण ही, लेकिन अगर आप एक साथ कई वर्ण बोले तो आप शब्द बोल रहे हैं। अगर आप क बोल रहे हैं तो क वर्ण बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं तो अवर्ण बोल रहे हैं। जिनको अक्षर भी कहते, देखिए प्रत्येक शब्द में कई वर्ण होते हैं जिनको अक्षर भी कहते हैं। अब अक्षर मतलब कहना, देखिए अक्षर मतलब होता है न क्षरत इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर होते हैं। अक्षर शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। देखिए वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण नाद अविनश्वर है। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलावेंगे और उस दशा में शब्द नादों का समूह होगा और इस नाद समूह को शब्द भी इसीलिए कहते हैं। देखिए कोई ये बता रहे हैं, जैसे अभी उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना तो नाद मतलब क्या होता है? गूंज। करेंगे जब हम कोई भी वर्ण उच्चारण करेंगे तो सीधे इस बात से वर्ण उच्चारण करते समय कुछ न कुछ गूंज निकलती है, वायु निकलती है, नाद होता है। किसी में ज़्यादा निकले तो ज़्यादा गूंज हुआ, किसी वर्ण के उच्चारण में कम, जैसे अंतर जो हमारे इनमें कम वायु निकल रही तो कम गूंज होगा। और जो ऊष्म वर्ण हैं या जो 24 सल प्रत्याहार के हैं इनको बोलने में मतलब ज़्यादा वायु लगती है। ये महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं 24 और सल, इनके देखिए उच्चारण में ज़्यादा नाद होता है। तो कृपा शंकर भैया एकदम बोल के बता रहे हैं। देखिए अतएव महाभाष्यकार ने कहा है तस्मात् ध्वनि शब्द, सृष्टि में इन नादों का भंडार अनंत है। प्रत्येक भाषा में परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग प्रत्येक भाषा एक परिमित संख्या में ही नादों का प्रयोग करती है। उदाहरणार्थ दे रहे हैं, चीनी भाषा में बहुत से ऐसे नाद हैं जो संस्कृत भाषा में नहीं हैं। देखिए ये बता रहे जो नाद ध्वनि होती है ना, ये बता रहे हैं देखिए प्रत्येक भाषा में इनकी संख्या सीमित है। ये नहीं कि किसी वर्ड को आप नाद करके बोल देंगे, किसी को मतलब गूंज के साथ बोल देंगे, किसी को अल्प प्राण महाप्राण ऐसे नहीं बोल देंगे। प्रत्येक भाषा में मतलब इनके लिए बताया गया है उच्चारण स्थान, मतलब कौन सा नाद होगा, कौन सा वर्ण नाद नहीं है, या कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। प्रत्येक भाषा में मतलब संस्कृत भाषा में तो बताया गया, अब अन्य भाषा में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखा जाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में तो आप देख ही रहे हैं ना, संस्कृत में पढ़ रहे हैं कि नाद मतलब गूंज भाई, गूंज जो जैसे हम कोई वर्ण बोलते हैं ना तो जो वायु निकलती है वही होता है नाद, गूंज। हाँ वही तो बता रहे हैं। हाँ ये नहीं, ये मंगलाचरण का था। अब देखिए मतलब जो संस्कृत भाषा में नहीं है, देखिए अब ये बता रहे हैं कि यहाँ से जैसे बता रहे हैं चीनी भाषा में जो नाद वर्ण हैं इनकी संख्या परिमित है, मतलब निश्चित है। जो संस्कृत भाषा में नहीं है, मतलब बता रहे हैं संस्कृत भाषा में इनकी संख्या परिमित नहीं है। संस्कृत में कई ऐसे हैं जो फारसी अंग्रेजी आदि में नहीं। देखिए संस्कृत भाषा में बता रहे हैं संस्कृत भाषा में कई ऐसे मतलब नाद वर्ण हैं जो फारसी और ये जो अंग्रेजी आदि भाषाओं में नहीं है। देखिए अंग्रेजी भाषा में तो नहीं है और फारसी में भी नहीं है, और जो भाषाएं होंगी उनमें भी मतलब नाद वर्ण नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में आप देखें ना, अंग्रेजी में पहला नंबर तो आप देखेंगे जो 26 वर्णमाला है उनकी, वो किसी स्वर का अपना स्थान नहीं बताते, मतलब किसी भी वर्ण का अपना उच्चारण स्थान नहीं बताए हैं। आप कहीं से भी पढ़ें उनको। अब देखिए दूसरा नंबर पे दे रहे हैं, दूसरे नंबर पे संस्कृत भाषा में जिन अक्षरों का उपयोग होता है वे ये हैं।
अब काल देखिए यहाँ नीचे तालिका दी हुई है उनकी। पहले देखिए स्वरों को बताए हैं, यहाँ पे 9 स्वर बताए हैं। पहले अरे यार ये कटा मार कर देखिए, फ्रीली देखिए ये बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में जिन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं उनको बता रहे हैं। देखिए अ, ई, उ, री, ली, ये इतने हमारे हर्ष स्वर माने जाते हैं। हर्ष क्या बताइए बताइए बताइए, ये बताइए यार क्या हुआ? ये खड़े होके पूछिए ना भाई जो प्रश्न। कौन सी लाइन में? अच्छा बैठिए। सादे का मतलब देखिए, सादे का होता है जैसे अब हम इसको कर दिए तो ये अनुनासिक हो जाएगा। जिन वर्णों का केवल उच्चारण स्थान एक होगा वो हमारे वर्ण सादे कहलाएंगे। अभी आप व्यंजन पढ़ेंगे तब भी ये सादे शब्द आपको मिलेगा वहाँ पे कि सादे व्यंजन और मिश्रित व्यंजन। जब जैसे ये होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ये मिश्रित हैं। पंचम जो होते हैं ये मिश्रित होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण हम जो इनके वर्गों का उच्चारण स्थान होगा वो और नासिका से बोलेंगे, इसलिए मिश्रित हो जाते हैं। लेकिन सादे कहने का मतलब यही है कि केवल कोई मिलावट नहीं है। वही ना देखिए, हाँ देखिए जो आपका प्रश्न हुआ करे ना हमसे पूछा, वहाँ पूछने से कोई बात नहीं आएगा तो कल बताएंगे, बहुत होगा यही होगा ना। अब आप वहाँ पूछेंगे उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। अब देखिए अब दूसरे में बता रहे हैं दीर्घ स्वरों को। आ, ई, उ, री। देखिए ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो यार शांत हो जाइए भैया, यार तू ना आ रहा तो चलें आगे बढ़ा दें। फिर शांत नहीं हो रहे हैं आप। भंडारा नहीं कल वो भोलेनाथ के प्रसाद का भी असर होगा। देखिए ये बता रहे हैं अ, ई, उ, री, ले, ये हर्ष स्वर हैं और आ, ई, उ, री दीर्घ स्वर हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ देखेंगे ना, अब देखिए इस तालिका में जो है ली को यहाँ दीर्घ नहीं बता रहे हैं क्योंकि ली का दीर्घ होता नहीं। लेकिन अभी आप बाबूराम सक्सेना में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी ने ली का दीर्घ दे दिया है। उनका वो मिस प्रिंट है वहाँ पे, क्योंकि ली का दीर्घ होता नहीं तो इनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये आगे थोड़ा सा दे दिया है, ली का दीर्घ दे दिए हैं। देखिए आ, ई, उ और री ये दीर्घ होते हैं। अब देखिए आप लोग मतलब कोई भी स्वर दीर्घ क्यों होता है पहले आप लोग ये बताइए। कोई भी स्वर दीर्घ क्यों होता है? देखिए स्वर वही दीर्घ होगा जो मिश्रित स्वर हो जाएगा वही दीर्घ होगा, अन्यथा किसी स्थिति में कोई स्वर दीर्घ नहीं हो सकता। कोई भी स्वर जब तक मिश्रित नहीं होता तब तक वो दीर्घ नहीं होगा। जैसे ही स्वर मिश्रित हो जाते हैं वो दीर्घ हो जाएंगे। अब देखिए जैसे जो अ बना है ना, ये अ प्लस अ से बना है। अब ये 2 स्वर हो गए, मतलब यहाँ 2 हो गए, ये मिश्रित हो गए इसलिए ये दीर्घ हुआ। इसी प्रकार हमारा ई भी मिश्रित स्वर है, उ ये भी मिश्रित स्वर है, ये री भी हरस्वरी और दीर्घरी, हरस्वरी और हरस्वरी से मिलकर ही बना है, इसलिए यहाँ पे दीर्घरी हुआ है। अब इसी प्रकार देखेंगे ना भाई मिश्रित स्वर हम बता रहे हैं कोई भी स्वर दीर्घ क्यों बनता है। इसमें देखिए 2 मात्रा हो जाती है ना, एक हरस्व एक बार और हरस्व जोड़ देंगे तब तो दीर्घ आ बनना है ना, ये मिश्रित स्वर हो गया। इसलिए आप देखेंगे ना कहते हैं ए आई ओ अ का दीर्घ हरस्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ए आई ओ अ वो मिश्रित स्वर हैं। देखिए ए आई
जितने भी दीर्घ स्वर हैं सब मिश्रित स्वर में आएंगे। देखिए अब ये भी दीर्घ हैं। अब इनके आगे आप देखेंगे बाबूराम सक्सेना में मिश्र विकृत लिखा भी है। मिश्र विकृत, मिश्र के विकृत रूप। अब देखिए क्या होता है ना, कहते हैं ना ए ऐ ओ औ का ह्रस्व नहीं पाया जाता। क्योंकि क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये मिश्रित स्वर हो गए हैं यहाँ पे। देखिए जो ये बनेगा अ प्लस ई के मेल से बनेगा, ये मिश्रित स्वर हो गया इसका। इसी प्रकार ये अ और उ से मिल जाएगा ओ। ये देखिए मिश्रित स्वर हैं, इसीलिए इनका ह्रस्व नहीं होता। अगर मिश्रित स्वर नहीं होगा तो इनका ह्रस्व हो जाता। देखिए ये मिश्रित स्वर नहीं है, इसको आप नहीं बता सकते कि ये इन वर्णों के मेल से बना है, ये इन वर्णों की, ये अपने में स्वतंत्र है। लेकिन ये जो वर्ण है ये कहीं ना कहीं देखिए ह्रस्व अह्रस्व होकर दीर्घ अ बना है। ये मिश्रित स्वर होने, जितने भी आप स्वर देखेंगे ना, इसी आधार पे स्वरों का दीर्घ निर्धारित किया जाता है कि ये दीर्घ स्वर है, ये ह्रस्व स्वर है। अब देखिए ये तो हुआ मतलब स्वर की बात। अब आगे बता रहे हैं व्यंजन। देख कभी मतलब आपसे पूछे ना कि ये स्वर ह्रस्व या दीर्घ, आप उसको मतलब तुरंत तोड़ दीजिए। अगर कोई भी स्वर आपसे पूछा, अगर उसमें 2 स्वर लगे हैं वो स्वर दीर्घ ही माना जाएगा। क्योंकि जो मिश्र विकृत स्वर होते हैं ना वही दीर्घ होते ही हैं। अब ये तो बता दिए 9 स्वरों को, मतलब 9 नहीं, 9 4 13 स्वर बता दिए, क्योंकि इन्होंने मतलब दीर्घ को। अरे आशीष जी, अब देखिए व्यंजन बता रहे हैं, विस्तार से नहीं लिख रहे हैं, कुछ टुकु लिख दे रहे हैं आप, या तो कहिए तो ना लिखें, बता देने से। देखिए हम व्यंजन में बता रहे हैं क ख ग घ ng क वर्ग, मतलब इसी को कहते हैं को चु टू तु पु एते उदिता। ये जो 25 वर्ण है काद्यो मावसाना स्पर्श वर्ण। अब देखिए ये हिंदी वाला क्रम चल रहा है यहाँ पे, ये हिंदी भाषा का चल रहा है, पाणिनि माहेश्वर सूत्र नहीं चल रहा है। अभी हिंदी भाषा के हिसाब से वर्णों को बता रहे हैं यहाँ पे। अब फिर देखिए बता रहे हैं य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ वर्ण है। ये हिंदी का क्रम स ख स ह, और ये ऊष्म वर्ण चल रहे हैं। और अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। देखिए जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार देखिए ये अपने आप में स्वतंत्र है। ये जो होता है अनुस्वार स्वतंत्र होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान देखिए अलग से फिक्स है। अनुस्वार का उच्चारण करने में किसी और वर्ण के उच्चारण स्थान की आवश्यकता नहीं होती। अनुस्वार का उन्होंने अलग से उच्चारण स्थान ही बता दिया है कि नासिकानुस्वार से। और में कहते हैं तो इमंगलना नाम नासिका च लगा देते हैं, क्योंकि च का यहाँ बोधक है, जो ये पंचमाक्षर हैं और उनके वर्गों का जो उच्चारण है उसका, लेकिन अनुस्वार के साथ च नहीं लग रहा है। अनुस्वार मतलब नासिका अनुस्वार से करें, क्योंकि जो अनुस्वार है इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है अनुस्वार का। ये किसी के ऊपर नहीं डिपेंड है कि का पे होगा तो इसका उच्चारण का वर्ग और नासिका से होगा। ये इसका मतलब उच्चारण अलग से ही है अनुस्वार का। फिर अनुनासिक और विसर्ग। देखिए अनुनासिक ये हो जाएगा, मतलब ये अनुस्वार हो गया, और ये अनुनासिक हो, और ये अनुनासिक हो गया, और ये विसर्ग हो गया। ये तो हुई हमारी क्या हिंदी की वर्णमाला, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब देखिए अब आगे बता रहे हैं संस्कृत की वर्णमाला इसी में। अब देखिए पाणिनि ने इन्हीं अक्षरों को इस क्रम में बांधा है। अब देखिए पाणिनि का जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है उनकी बात हो रही है। 14 माहेश्वर सूत्र। अब ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको माहेश्वर सूत्र नहीं याद है? ईमानदारी से बताइएगा। आपको तो लग रहा है और कोई माहेश्वर सूत्र सबको याद है? याद है? खड़े हो जाओ, सुनाओ, शुरू से सुना दो, बीच में सुनाओ। हाँ सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, ऐसे सुनाइए। हाँ धन्यवाद भाई। इधर सबको याद है? इधर वालों से हम क्रम से पूछेंगे, याद है?
चलिए क्या नाम, सेकंड सीट पे उठिए आप, ये इनको, हाँ क्या नाम है, उठिए। 7 नंबर का बताइए, उठिए आप, बताइए 7 नंबर का क्या हुआ, नहीं याद है तो फिर बता क्यों नहीं रही हैं? बैठ के बताइए। 7 नंबर पूछ रहा हूँ। यही देखिए, बैठने पे भी कंडीशन है। जय आप उठिए, उठिए, बैठ के बताओगी। ये कौन सी बात होती है? और कौन? नीतू, तो 11 नंबर बताओ, बताइए 11 नंबर। हाँ और पीछे, पीछे कौन बताएगा? पीछे दीदी दूसरे नंबर पर, आप 13 नंबर का बताइए। हाँ ये दीदी, बैठो आप। और इधर से पुष्पेंद्र जी 9वां नंबर बताइए आप बुक में क्यों देख रहे हैं, ये कौन सी बात है? यही बताएंगे अब ये लोग फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हमको याद है, पूछे तो यही। और इधर चलिए खड़े हो जाइए धर्म जी आप ही। चलिए अब चौथा ही बता दीजिए। अनुराग जी 8वें नंबर का बताइए आप। बैठिए। मतलब ज़्यादातर लोगों को याद है, कुछ लोगों को जो इस साइड में जिनको नहीं याद है भाई, इनको तो नंबर वाइज नंबर भूल जाएंगे तो फिर इसका अर्थ क्या निकलेगा? आप भूल जा रहे हैं ठीक है, आप भी नए हैं, लेकिन इस साइड में जो भूल रहा है उसके लिए कोई गलती नहीं है। नहीं हो आप। देखिए वो सब भैया उठने वाले हैं। बहुत सही बात है, जब आपको नहीं आता इसका मतलब आपको आ जाएगा। आपको ये पता ही नहीं आता है ना, तब आपको आ जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। अब देखिए मतलब अब आचार्य पारिन की वर्णमाला क्या है, देखिए अब बात नहीं करिए, इधर सुनिए। देखिए पहले बता रहे अ ई उ र री लिक ए ओंग ऐ औ च, ये जो 4 स्वर हैं, मतलब 4 हैं, मतलब माहेश्वर सूत्र में सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक, इसमें मतलब उन्होंने स्वर को गिना दिया। देखिए उनकी वर्णमाला कितनी वैज्ञानिक ढंग से है कि उन्होंने स्वर के लिए केवल 4 सूत्र, मतलब 4 बताए वो सूत्र, तो 4 ही मतलब सूत्रों में इन्होंने स्वर को समाप्त कर दिया। अब ये नहीं कि यहीं बीच में व्यंजन घुसेड़ दें, फिर योगवाह लगा दें, विसर्ग लगा दें, फिर नीचे कहीं बताएं, ऐसा नहीं हुआ। 4 सूत्रों में इन्होंने पहले स्वर को बता दिया। भाई ये सूत्र आएगा तब आप लोग एक सूत्र रट लिए हैं तो उसी की व्याख्या। अब देखिए व्यंजन वर्णों को बता रहे हैं। अब व्यंजन में भी आप देखेंगे ना, अब व्यंजन में भी ये नहीं क ख की तरह पढ़ नहीं दे रहे हैं, व्यंजन में भी बताने की इनकी वैज्ञानिक परंपरा है। देखिए हाय वरट लड़ य मंगणम झभय घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय सक्स हल। अब आप व्यंजन में भी देखेंगे ना, अब व्यंजन में देखेंगे, आप देखिए सूत्र संख्या 7 देखेंगे तो उसमें उन्होंने केवल नासिक वर्णों को गिना दिया, जिनका उच्चारण नासिका च है, उन्होंने 7वें में नासिका को गिना दिया। और सूत्र संख्या 10 में देखेंगे तो उन्होंने तीसरे को गिना दिया सूत्र संख्या 10 में, और सूत्र संख्या 11 और 12 में पहला और दूसरा वर्ण गिना दिए हैं, और 13 में ऊष्म, 13 और 14 में ऊष्म वर्णों को। देखिए मास्टर सूत्र जिसको नहीं याद है, ये अब वही आप बात है कि क ख नहीं याद है, हिंदी पढ़ने चले जाते हो। जब माहेश्वर सूत्र नहीं याद है तो संस्कृत पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ बेकार है, सही करें भाई। अब देखिए ये माहेश्वर सूत्रों के लिए आप लोग एक बात सुनिए। देखिए इनको कहते हैं ना समामनाय सूत्र हैं। संदीप भैया सुनिए थोड़ा, देखो इनको कहते हैं कि ये समामनाय सूत्र है, वर्ण समामनाय सूत्र। माहेश्वर सूत्रों को कहते हैं कि नहीं? यहाँ पे समामनाय पद से क्या तात्पर्य होता है? हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, या तो ये माहेश्वर सूत्र कहते हैं, वर्ण समामनाय सूत्र कहते हैं, शिव सूत्र कहते हैं ना।
तो यहाँ पे जो कहते हैं वर्ण समाम्नाय सूत्र, यहाँ समाम्नाय पद से क्या तात्पर्य होता है बताइए। गुरुजी नहीं आएंगे भैया, आज की कक्षा हमारे द्वारा ही चलेगी, 9 बजे तक चलेगी। बताइए भैया, संदीप भैया बताइए, कहते हैं ना कि ये वर्ण समाम्नाय सूत्र है, तो समाम्नाय पद से यहाँ क्या तात्पर्य होता है। और समाम्नाय पद गुड़िया दीदी कोई इधर से बताएगा कि समाम्नाय पद क्यों कहते हैं इनको। हाँ, और इधर से अच्छा, इधर से बताइए कोई पीजी करने और कोई ऐसा जो यहाँ पे निरुक्त पढ़ा हो। निरुक्त की पहली ही लाइन यही है, समाम्नाय, पहला ही शब्द वही है समाम्नाय नाय। हाँ, तो देखिए यहाँ समाम्नाय पद, देखिए वहाँ भी अगर आप पढ़ेंगे ना, जैसे निरुक्त में पहली लाइन मिलते हैं वहाँ पे समाम्नाय समाम्नातः सब व्याख्या तव्य। अब देखिए वहाँ तो होता है निघंटू के विषय में हो जाता है, लेकिन यहाँ जो समाम्नाय का सूत्र है मतलब है कहते वर्ण समाम, वर्णों को मतलब समाम्नाय अच्छी तरह से और व्यवस्थित क्रम में रखा गया है। ऐसे जब वहाँ पढ़ेंगे आप निरुक्त में ना, निरुक्त की पहली ही पंक्ति यही कहती है समाम्नाय समाम्नातः सब व्याख्यातव्य। तो वहाँ मतलब होता है कि समाम्नाय मतलब अच्छी तरह से इकट्ठा किए गए शब्दों को, जो शब्द अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिए गए, अब हमें उनकी व्याख्या करनी है। जब हम यहाँ कहते हैं वर्ण समाम्नाय सूत्र, देखिए वर्ण जो थे पढ़े, उन्होंने वर्णों को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने एक वैज्ञानिक ढंग से उसको लिखा, व्यवस्थित क्रम में लिखे हैं, इसलिए इसको तो वर्ण समाम्नाय सूत्र, यहाँ पे समाम्नाय शब्द प्रयोग किया जाता है। समाम्नाय लिख दें। देखिए इसमें युग का आगम होता है, इसमें देख लीजिए आप कैसे बता, ये सम और आंग उपसर्ग पूर्वक, इसमें समाम्नाय पद में मनाभ्यास धातु होती है, मनाभ्यास धातु से युग का आगम होता है इसमें, तो समाम्नाय पद बनता है। सम और आंग उपसर्ग पूर्वक मनाभ्यास धातु है, इसमें जो पूछा जाता है धातु पूछा जाता है कि समाम्नाय पद में कौन सी धातु है, तो इसमें मनाभ्यास धातु है, धातु है मना, पूरा नाम है धातु का मनाभ्यास। मना भैया म है ये, मनाभ्यास। अब देखिए ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, ये देख लीजिएगा। अभी हम एक तो पेपर देख रहे थे, मतलब देखिए कितना मतलब एग्जामिनर गलती करा सकते हैं, मतलब यहाँ सोच नहीं सकते। हमने देखा उसमें ऑप्शन दिया था इंद्रवज्रा छंद का, इंद्रवज्रा जो जरा होता है ना उसी को सरा कर दिए थे, और सेकेंड वाला विकल्प दिए थे इंद्रवज्रा, मतलब कितनी छोटी से छोटी मिस्टेक करा रहे हैं। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा इसको जब आपको मतलब पेपर में अगर कभी पूछेंगे, मतलब टेट वेट में पूछा जा सकता है, उससे नहीं पूछेंगे तो कभी कभी मेरी क्या है देखिए ये माहेश्वर सूत्र होता है, माहेश्वर। अब यही आपसे पूछ लेगा माहेश्वर सूत्र ऐसे भी दे सकते हैं ना। अब देखिए अब जो लोग सही से नहीं पढ़े रहेंगे या चारों विकल्प नहीं ध्यान देंगे, अगर पहला विकल्प महेश्वर सूत्र मिला तो इसी पे मार के निकल लेंगे और उनका गलती हो जाएगा। क्या हुआ भैया? सरल क्वेश्चन ज़्यादा गलती होते हैं, बात सही है, क्योंकि हम उन पर टाइम नहीं देना चाहते। अब देखिए, अब आप लोग शांत होइए, देखिए बुक से देखिएगा, ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, जो पाणिनि जी ने बताया। आयुड़े रिलिक उपासना दीदी क्या आगे बैठ के पूछता नहीं पाती, आप लोग फिर बात करने में बिजी। नहीं तो हमसे पूछे, अगर इससे समझ तो हमसे पूछ लीजिए। उधर अनुराग भाई आप भी लगाए दौर बार, देखिए
ये 14 सूत्र जो हैं माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। अब ये 14 सूत्र वही हैं: अयुंग रिलिक, अयुंग अयौच, हायवरट, लड़ इमंगड़ना, जब गटदस, जब गटदस, खप चटक चटतव, कपय सक्सर हल। क्योंकि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए थे। अब देखिए यहाँ पे महेश्वर की कृपा मतलब भगवान शंकर की कृपा से ये सूत्र उनको प्राप्त हुए थे। देखिए हम बता दें, ये जो महेश्वर सूत्र याद करने का मतलब हमारा जो कॉन्फिडेंस था, हम कभी भी क्या कहते हैं संस्कृत जल्दी पढ़े नहीं। हम वैसे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, कौन संस्कृत नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे भाई लोग जो संस्कृत पढ़ते थे हमको मतलब ये मजाक में याद कर लिए थे। हमारा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था तब से हमको याद है, और आपको कब से संस्कृत झेल रहे हैं फिर भी नहीं। बिल्कुल कुछ लोग झेल ही रहे हैं। देखिए ऐसा संप्रदाय है। देखिए अब देखिए जो ये माहेश्वर सूत्र है ना, इन्हीं को बता रहे हैं कि ये प्रत्याहार सूत्र भी हैं। अब बताइए प्रत्याहार संज्ञा अभ्यास सूत्र कौन सा है? बताइए भैया बताए ना, प्रत्याहार संज्ञा अभ्यास सूत्र कौन सा है? भैया बताए हैं वो सब आपको। क्योंकि इनके द्वारा सरलता से और सूक्ष्म रीत से अक्षरों का बोध हो जाता है। ऊपर के जो अक्षर हल हैं इत कहलाते हैं। देखिए जो माहेश्वर सूत्र में जितने भी हल वर्ण हैं ये इस संज्ञक होते हैं। हल मतलब ये, अब पूरा हल नहीं समझ लीजिएगा, अंतिम वालों को बता नहीं संज्ञा। अब ये नहीं हल मतलब तो व्यंजन होता है, तो आप सबको हल मत समझ लीजिए। जैसे जो अयु है इसको बता रहे हैं ये हल, ये नहीं कि जो हाइवरट। अब ये भी तो हल है कि इनको आप इतना समझ लीजिएगा। अंतिम वाले को जो बता रहे हैं, जो अंतिम में हल वर्ण है इन्हीं को इस संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। जैसे मतलब बता रहे हैं कर दे दिए हैं रिलिक, इनके द्वारा प्रत्याहार बनते हैं। देखिए जो इस संज्ञक वर्ण होते हैं ना, इनका मेन प्रयोजन ये होता है प्रत्याहार की सिद्धि। क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए कंडीशन है ना कि पहला वर्ण तो आप कोई भी ले सकते हैं, कहीं का भी ले लीजिए, लेकिन जो अंतिम वर्ण होगा वो इस संज्ञक वर्ण ही होना चाहिए प्रत्याहार संज्ञा बनाने में। भैया शांत हो जाइए यार, क्या है आप लोग टाइम गंवा रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। या तो आ रहा हो तो फिर बताए वर्ण परिचय न पढ़ाएं, आगे कुछ बता दें। अभी देखिए पूछने पे खड़े नहीं होते, जब पूछ लेंगे तो कहेंगे नहीं भैया हम बैठ के बताएंगे, पहले बात करने में नहीं पूछते भैया हम। देखिए पूर्व के किसी सूत्र का कोई देखिए बता रहे ना, देखिए वही बता रहे इसमें भी। देखिए प्रत्याहार बनाने के लिए क्या होता है, जो भी 14 माहेश्वर सूत्र हमारे हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए पहला सूत्र तो आप मतलब पहला वर्ण कोई भी ले सकते हैं, 14 में कोई भी ले लें, लेकिन अंत का जो वर्ण होगा वो एक संज्ञक वर्ण होना चाहिए, मतलब कंडीशन है प्रत्याहार बनाने में। देखिए बता पूर्व के किसी सूत्र का कोई भी वर्ण लेकर, मतलब पूर्व का कोई भी हो, जैसे अगर हमको अण बनाना है तो हम इसको ले सकते हैं, पूर्व का कोई भी वर्ण ले लें, आगे किसी ईत के पूर्व जोड़ दें तो प्रत्याहार। अब देखिए जो अगला वर्ण होगा, अगला वर्ण इस संज्ञक ही होना चाहिए, मतलब यह बता रहे हैं, तो प्रत्याहार बनेगा वह उस पूर्व वर्ण का तथा उसके और ईत के बीच में। देखिए अभी जो प्रत्याहार हम बनाएंगे ना, जैसे हम अण प्रत्याहार यहाँ पे बनाते हैं तो ये अपना मतलब अपना बोध कराएगा, अ तो है इसमें अ का बोध करा रहा है और जोड़ा है, ये तो इस संज्ञक हो गया। अब ये जो बीच में ई और उ है ये इसका भी बोध करा रहा है, अपने वर्ण से मतलब पहले वर्ण से लेकर जो इस संज्ञक वर्ण है उन सब का बोध कराएगा, वही जो बीच में इस संज्ञक वर्ण मिलेंगे उनको छोड़कर, तथा उसके और इसके बीच में सभी वर्णों का बोधक होता है। अब मतलब वही बता रहे जो बोध यथा अक अ ई उ री ली का तथा सल स ख स ह का, मतलब दे रहे हैं उदाहरण कि जैसे हम बता रहे हैं कि पहला वर्ण ले लेंगे और अंतिम वर्ण जो बीच में होंगे उन सब का भी बोध होगा इस संज्ञक वर्णों को छोड़कर। यहाँ उदाहरण दे दिए, फिर देखिए क नंबर पे दे रहे यद्यप प्रत्याहार की इस विधि के अनुसार उनकी संख्या सहस्त्रों हो सकती है। ये बात से देखिए 14 माहेश्वर सूत्र हैं, जिसका जहाँ से मन करे वहाँ से प्रत्याहार बना दे, लेकिन जो पाणिनि जी को जितने माहेश्वर सूत्रों को मतलब प्रत्याहार की आवश्यकता पड़ी उन्होंने उतना ही बनाया।
ऐसे तो कोई भी बना सकता है, कोई अण बना दे, कोई ईण बना दे, हट बना दे, यट बना दे, वट बना दे, कोई भी प्रत्याहार बना सकता है। भाई इनकी जो कंडीशन है ये ना कि पहला वर्ण मतलब स्वर या व्यंजन हो, अंत में जो भी इस संज्ञक होना चाहिए, यही वो कंडीशन है। इस कंडीशन के हिसाब से तो कितने भी मतलब प्रत्याहार बन सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि मतलब जितना आप मन करे बनाइए, अगर आप बनाने पे उतर आए तो बनाइए, उनका प्रयोग भी होना चाहिए। तो देखिए जो पाणिनि जी को व्याकरण में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी उतने ही बनाए, तथा प्रत्याहार 43 ही हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या तो किताब के ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि ये विवादित प्रश्न 42-43 में रहता है। बाबूराम सक्सेना भी 43 दिए हैं और लोक सिद्धांत कौमुदीकार भी 43 देते हैं, इसलिए 43 ही आप लोग मारेगा, चाहे टीजीटी वाले हों चाहे पीजीटी वाले हों। ये 42-43 में खूब मतभेद होता है। 43 सही माना जाता है, वही बता रहे हैं ना। आप लिख लीजिए भाई, बाबूराम सक्सेना है, लिख भी रहे हैं कि 43 ही हैं। इसका कारण यह है कि मुनित्रय पाणिनि कात्यायन और पतंजलि जी को व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया में जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता पड़ी है और फलतः जितने का उन्होंने उपदेश दिया उतने ही प्रत्याहार प्रयोग में आए। आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। यहाँ देखिए सकना लगा दिए हैं, मतलब बढ़ भी सकती है आवश्यकता पड़ने पर। चलिए अब यहाँ पे जो बैठे ये बताइए भैया, मुनित्रय तो पढ़ा दिए ना। मुनित्रय का समय जिसको नहीं याद है बताइए, किसको नहीं याद है मुनित्रय का समय जो यहाँ पे बैठे हैं? मुनित्रय पाणिनि पतंजलि कात्यायन जी का हम पूछे, तीनों का समय सबको याद है यहाँ पर? याद है ना? अरे किसको किनको कंफ्यूजन होता है कि इनका क्रम क्या है ये बताइए पहले। किनको ये कंफ्यूजन होता है कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि का क्रम क्या है, पहले ये बताइए। आपको होता है? नहीं, बहुत सही। और किसी को और सबको नहीं होता ना? आपको होता है? कंफ्यूजन होता है पाणिनि कात्यायन पतंजलि के क्रम में? बहुत सही। और गायब रहा करो। और उधर पीछे सबको क्लियर है क्रम? रंजना दीदी आपको क्लियर है? और इधर देखिए पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो क्रम है ना, आप जान लीजिए इसमें बीच में डबल मतलब पी डबल नहीं होना चाहिए, बस पी डबल नहीं होना चाहिए। एक मूवी आई थी पीके, तो आप मूवी देखेंगे पहले आप लीजिए पी के फिल्म। अब ये तो पता होगा, अब महाभाष्यकार और पाणिनि में कोई नहीं कंफ्यूजन कर दीजिएगा कि महाभाष्यकार पहले थे या पाणिनि जी। पी आप याद करेंगे। हमको बता दें कि बहुत टाइम तक कंफ्यूजन हुआ, फिर हम बनाए इसको, क्योंकि अगर बोलते हैं ना तो पाणिनि पतंजलि कात्यायन झटके में बोल देते हैं। भाई सही बता रहे हो, बिल्कुल हाँ, पिकअप सही बता रहे हो। देखिए ये अगर आप क्रम याद रखें ना, आप ये देखिएगा जो डबल मतलब पी वाले हैं, ये पी दोनों पास में नहीं होंगे, बीच में के रहेंगे, तो पी के पी। अब समय सबको याद है ना? चलिए भैया आप खड़े हो तो बताइए पाणिनि का समय क्या है? और अच्छा 350 का ईस्वी ईसा पूर्व। अच्छा और कात्यायन जी का हम बता दे रहे हैं। हाँ भैया बताइए आप। 350 और इनका पाणिनि महाभाष्यकार बैठिए। देखिए ये कन्फ्यूजन वाली बात से ऐसे सही करें, हम बता दें ईस्वी और ईसापुर में सबको भ्रम होता है, सबसे ज़्यादा तो भ्रम यही होता है। हाँ बताइए कहाँ दिखाता है दीदी? देखिए 450। देखिए पाणिनि का मतलब पाणिनि कात्यायन नहीं, संस्कृत क्षेत्र के अधिकांश विद्वान। देखिए आप लोग शांत नहीं होते यार, वो प्रश्न हमसे पूछ रही है ना, हम बताएंगे, आप लोग फिर बीच में। देखिए संस्कृत विद्वानों क्या है ना, देखिए आज की तरह आधार कार्ड तो बनते नहीं थे पहले कि आधार कार्ड बनता हो बस उठा के हम नाम नोट कर दें और डेट ऑफ बर्थ लिखें। और संस्कृत विद्वानों की एक परंपरा ये भी रही है। अरे सुनिए तो
आप लोग सुनेंगे नहीं, बताती ज़्यादा हैं। अभी जब खड़ा करके पूछते हैं तो फिर नहीं बताती, वैसे ज़्यादा बताती हैं। देखिए पहले क्या था ना, आज की तरह तो आधार कार्ड बनते नहीं थे कि चलो आधार कार्ड बना, कोई मर गया तो उसका आधार कार्ड ला के दिखा दिया, हाँ चलो ये डेट ऑफ बर्थ है। और संस्कृत के जितने भी विद्वान हैं, एक आध दो विद्वानों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने अपने बारे में नहीं लिखा। ये उनकी मतलब सबसे बड़ी, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो कमी है। उनको अपने बारे में कुछ ना कुछ लिख देना चाहिए था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, पापा ये है, मम्मी ये है। सच बात यही है। नहीं मिले, अब संदीप भाई हमारे इसी पे PhD करेंगे कि कहाँ है उनके पापा। चलो कोई तो मिला ना। अब देखिए संस्कृत विद्वानों के समय में, मतलब संस्कृत विद्वानों को लेकर इनके जन्म के विषय में या मृत्यु के विषय में, यार ज़्यादा शोर मचाते हो, ज़्यादा शोर काहे मचा रहे हो यार। धर्मवीर क्या बात चल रही है बताइए। आप लोगों का नाम जानते हैं? दोनों भाई पास में बैठे हैं तो एकदम भरत मिलाप कर रहे हैं भाई। अब एकदम भरत मिलाप घूम कर लिया करिए आप लोग। अब तो मालिक चढ़ा रहा था, आप ही बताइए भैया। तो आप लोग ज़्यादा बात न किया करें। अब देखिए तो समय के बारे में बता रहे हैं ना, करें जी के कहीं कहीं 500 मिलता है। ऐसे देखिए मतलब इनका जो समय है जो परीक्षाओं द्वारा, मतलब आयोग द्वारा सही माना जा रहा है। अगर किसी विद्वान का नाम देकर पूछे तो ठीक है। जैसे अगर पूछ ले मैक्स मूलर के अनुसार पानी का समय बताइए, तब तो हम 350 ईसा पूर्व लगाएंगे। लेकिन अगर ये पूछता है कि पाणिन का समय, कात्यायन का समय क्या है, या महाभाष्यकार पतंजलि का समय क्या है, तो आप 450, 350 और 150 ईसा पूर्व याद किए रहिए। सामान्य परीक्षाओं में तो हमको लगता है कि किसी विद्वान का नाम देके नहीं, यूजीसी वगैरह में यूजीसी में पूछता है, यूजीसी में तो पूछता है। यूजीसी में तो एक प्रश्न में सभी का पूछ लेता है, वो मिलाने को दे देता है, चलो इनका मिलाओ इनका मिलाओ। देखिए अब ये लोग आप मतलब क्रम याद किए रहेगा ना, मतलब कभी भी 2 P एक साथ में आए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और पाणिनि और महाभाष्यकार पतंजलि में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, पाणिनि पहले के हैं। अब देखिए जो है ईसा पूर्व, आशीष भाई करें ईसा पूर्व और ईसा सन। देखिए एक मतलब अगर आप इसको मिड पॉइंट मान लेना यहाँ पे, देखिए अगर ऐसे हम करते हैं और इसे पहले देखिए हमको भी ये कन्फ्यूजन होता था, ये बहुत सही बातें बता रहे हैं। अभी क्या होता है देखिए, अरे यार मार्कर तो देखिए अगर इसको हम मिड पॉइंट मान लें, एक होता है ईस्वी और एक होता है ईसा पूर्व। पहले हमको ये लगता था कि ये जो पाणिनि है 450 हैं और कात्यायन जी हैं 150, ये पाणिनि कैसे बड़े हो गए, वही कन्फ्यूजन होता है ना। देखिए इधर क्या होता है, अगर पाणिनि कात्यायन पतंजलि का समय देखेंगे, अब हम आप लोगों को बता दें कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। इधर जो होता है इधर माइनस पॉइंट चलता है, इधर प्लस पॉइंट चलता है। अगर देखिए अब इसको 50-50 में बांटते ना, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 4, 4.5। देखिए यहाँ 50 हो गया, 100, 150, अब देखिए मतलब ईसा पूर्व। इधर क्या होता है कि इधर प्लस पॉइंट चलता है, 50, 100, 150, ऐसे मतलब इधर प्लस पॉइंट चलता है। तो पहले हमको भी ये कन्फ्यूजन होता था कि ये बताइए पाणिनि 450 ईसा पूर्व के हैं और ये हमारे महाभाष्यकार पतंजलि जी है जो 150 हैं। तो पहले तो 150 आएगा तब तो 450 आएगा, पतंजलि जी को पहले होना चाहिए। लेकिन क्या होता है इधर माइनस पॉइंट चलता है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते ना। इधर एक यहाँ से गिना जाता है, अब यहाँ से आप गिनेंगी 1, 2 करेंगी तो जो कात्यायन जी हैं वो 150 वर्ष पहले के हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप गिनेंगी पतंजलि जी को, मतलब पाणिनि जी को, तो पाणिनि जी यहाँ से 450 वर्ष पहले हैं, मतलब वो यहाँ पे हैं। आप लोग इसको समझ लीजिए खूब अच्छे से। ईसा पूर्व और ईस्वी में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि देखिए जो मतलब जो है मतलब कात्यायन, यहाँ देखिए जो हमारा मिड पॉइंट है ना, यहाँ से देखिएगा। आप लोग ये ध्यान रखिए ना, इधर से प्लस पॉइंट माना जाता है, इधर से जाएंगे तो प्लस में जाएंगे और इधर से हम आएंगे तो माइनस में आएंगे। इधर मतलब
ये 1 2 3 4 वाला क्रम होता है और ये 199 98 वाला होता है इधर, ऐसे याद करिए। तब ये हुआ यहाँ पे, जब यहाँ से हम इसको 1 मान लिए, अब यहाँ से 1 2 3 मतलब ईसा पूर्व आ रहे हैं, तब जैसे हम यहाँ 450 ईसा पूर्व आ गए और यहाँ से 150, अब इसका मतलब ये तो नज़दीक है। अच्छा 10 लिख दिए हैं क्या है, अरे आप समझ लीजिए, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं सब बताएंगे। वैसे भी हम लोग क्लासमेट थे कुछ टाइम तक, क्यों आशीष, हम लोग कुछ टाइम क्लासमेट भी थे। देखिए इसको मतलब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है माइनस पॉइंट में चलता है। ये कन्फ्यूजन वाली बात मतलब सबको हो सकती है कि ये कात्यायन इतने टाइम के हैं। हमको पहले यही लगता था जैसे ईस्वी सन इधर होता है ना कि 1 2 चलता है, सबको भी लगता था कि यहाँ से ईसा पूर्व 1 2 ऐसे शुरू होता होगा। तो हमको लगा मतलब देखिए अभी अगर इसको देखिए उल्टे क्रम में हम देखें ना, अब यहाँ अगर करें 50 मतलब यहाँ से 0 से यहाँ 50 100 150 200 250 मतलब 300 मान लीजिए। अब पहले अगर ऐसे हम देखेंगे तो क्या होगा, पाणिनि जी हमारे वो पाणिनि करें पतंजलि जी हमारे यहाँ आ जाएंगे 150 पे, और फिर पाणिनि मतलब यहाँ और मतलब आगे आके 450 पे हो जाएगा। तो हमको यही लगता था कि ये बताइए मतलब ये 150 ईसा पूर्व के हैं, और अगर हम गिनती पहले पढ़ेंगे तो पहले 1 2 से पढ़ेंगे तो 150 आएगा तब 400 आएगा, और कहते हैं पाणिनि पहले के हैं। फिर हमने सोचा नहीं ऐसे इसका क्रम चलता है, इसको मतलब यहाँ से आप 1 2 लिखेंगे और यहाँ तक मतलब इसे पढ़ लीजिए, इसका ऐसे क्रम चलता है, उधर में +1 चलता है। अभी भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए भैया, फिर हम बताएंगे। हाँ मतलब देखिए इधर जो चलेगा ना, इधर जो है देखिए यहाँ हम क्या कहते हैं, हम यहाँ इधर से गिनते हैं ना कि अगर कोई को कह दे कि इनका जन्म 2001 है, तो हम इधर से गिनेंगे कि 2001 कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे होगा 2001 ईस्वी। और इसमें क्या होता है यहाँ पे यहीं से शुरू होता है 1 2 3 4 ऐसे इधर लिखते हुए आते हैं। तो जब कहते हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तो मतलब वो यहाँ पे थे। ये देखिए कन्फ्यूजन वाली बात है। आशीष क्लियर हुआ नहीं बताओ, फिर से हम बताएंगे तुमको। आशीष हाँ बता, फिर से मिटा के बताएंगे। देखिए ये कन्फ्यूजन वाला विषय है, ये बहुत कन्फ्यूजन करता है। देखिए ये हमारे मतलब यहाँ से मान लेते हैं मिड पॉइंट हमारा यह है कि मतलब इधर से यहाँ ईस्वी शुरू हो जाते हैं और इधर से इधर ईसा पूर्व। देखिए अब ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या होता है ना, देखिए संख्या वहीं से शुरू होती है। अगर हम यहाँ से अगर इसको 0 मान लें तो अगर हम इधर 50 ईस्वी लिख रहे हैं, यहाँ 100 लिख रहे हैं, यहाँ 150 200 250 300 मतलब ऐसे मान लीजिए आगे तक इधर ना। और फिर अगर हम इधर लिख रहे हैं यहाँ से देखिए यहाँ से वैसे ही लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 50 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 150, ये 200। अब देखिए अब ये होता क्या है ना, मतलब इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि ईसा पूर्व होगा तो कैसे हम डेट निकालेंगे। अब देखिए इधर से हम पढ़ेंगे तो ये प्लस पॉइंट मिलेगा। अब जैसे हम कहते हैं किसी विद्वान का समय है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, महाकवि कालिदास का कहते हैं ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अब इसका मतलब ये है कि ये वहाँ से ये भी देखिए ये इतने करीब रहे होंगे, यहाँ पे कालिदास रहे होंगे। अगर यही हम ईस्वी सन में बात करते हैं तो कालिदास में ऐसे हम देखिए जब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की बात करें तो हमारा एरो ऐसे आना चाहिए कि हम इस तरफ गिने ऐसे। और जब ईस्वी पूर्व कहते हैं मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कालिदास का समय 100 ईसा पूर्व मतलब 100 ईस्वी में था, तो फिर हमको ऐसे एरो लगाना पड़ेगा, हम इधर से गिनेंगे मिड पॉइंट से। आप लोग मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिए भैया, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला विषय ईसा पूर्व और ईस्वी। सही बता रहे हैं संदीप भैया, कुछ गलती होगा तो बताइए, आप तो विद्वान हैं। आप जैसे विद्वान टाइप जब छात्र बैठे रहते हैं ना तो फिर देखिए मतलब ये आप लोग मतलब
इधर सबको आ गया कि नहीं ईस्वी और ईसा पूर्व में? हम अब पूछेंगे, हम बता दे रहे हैं इतना। आया नहीं आया? अच्छा, हम फिर से बता रहे हैं कि देखिए ईस्वी और ईसा पूर्व में सबको भ्रम होता है, हमको भी होता था जब तक हम, और हम बता दें देखिए हमको भ्रम होता था और हम कभी किसी से पूछे भी नहीं। हम मतलब गुरुजी के यहाँ तो बीए फर्स्ट ईयर से ही लगे हैं, लेकिन हम कभी, हमको ये लगता था यार इतनी छोटी बातें पूछेंगे तो गुरुजी क्या कहेंगे। हमको तो सबसे ज़्यादा इसी में नहीं पूछ पाए कि गुरुजी क्या कहेंगे। अगर ये बात याद है, अगर हम न होते गुरुजी भी होते तो आप लोग इतना ना पूछते जितना खुद के पूछ लेते हैं ना, उतना आप लोग गुरुजी से नहीं पूछते। तो यही बात हमारी भी थी कि हम कहें अगर हम गुरुजी से पूछेंगे, गुरुजी कहेंगे ये बीए भी पढ़ लिया, पीजी करा, इसको नहीं पता। फिर हम एक दिन बैठे, हम कहें, हम अपने दिमाग लगाएंगे भाई क्या होता है इसमें। तो हमको समझ में आ गया कि नहीं ये माइनस पॉइंट है और ये प्लस पॉइंट है। देखिए जिसको नहीं समझ में आया खास तौर से देखिएगा, इस बार पूछेंगे, खड़े होकर बताना है इस बार ना। देखिए कोई भी मतलब आप किसी भी विद्वान का समझ लीजिए, जैसे बाण का कहते हैं ना 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, बाण का समय कहते हैं ना 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। अब ये शताब्दी में है, ईसा पूर्व नहीं है, शताब्दी में है बाण। इसका मतलब बाण का समय इधर आएगा, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में है बाण। अगर यही हम कहने कि बाण का समय 700 ईसा पूर्व है, तो हम ये जो हमारा जो मिड पॉइंट है यहाँ से हम तब एरो इधर लगाते, इधर हमको 700 कहाँ मिलेगा, इधर लगाते, तब जहाँ पे होता तब हम वहाँ बता देते कि हाँ यहाँ पे बाण है, बाण का समय है। इसी प्रकार जैसे हम कह रहे हैं कात्यायन, यही तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, यही है ईसा पूर्व, BC। देखिए अब बाकी संवत वाले में तो अभी संवत जो है ना, मतलब 2 संवत हमारे यहाँ प्रचलित हैं, इसलिए संवत पे भी काफ़ी डिबेट चल रहा है, काफ़ी लंबा, बहुत लोगों को रिसर्च चल रहा है संवत वाले को। देखिए अगर हम पूछें तो कात्यायन जी का समय क्या है, कात्यायन जी का समय है 350 ईसा पूर्व। अब देखिए जब 350 ईसा पूर्व हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ईसा पूर्व से मतलब अगर हमारा 0 पॉइंट है तो यहाँ से हमारी एरो इधर साइड में आएगी और जहाँ 350 मिलेगा वहाँ हम रुक जाएंगे। देखिए हमारे ना हमको यहाँ 350 मिला तो हम बता देंगे कात्यायन जी का समय यहाँ पर था। अगर यही कोई कह देता नहीं कात्यायन जी का समय 300 ईस्वी है, तो हम एरो इधर लगाते और यहाँ हमको कात्यायन जी मिलते तो हम यहाँ एरो लगा देते, मतलब कात्यायन जी का समय यहाँ रहा होगा। अगर ऐसे जो महाभाष्यकार पतंजलि जी है, पतंजलि जी का समय है 150 ईसा पूर्व ना। अगर देखिए 150 ईसा पूर्व हम करें तो हम ऐसे एरो लगाएंगे और यहाँ से देखिए इधर से 1 2 गिनेगा। आप लोग एक ध्यान रखिएगा, 0 पॉइंट से ही 1 2 गिना जाता है, ये नहीं कि अब आप यहाँ से 1 2 करते चले जाइए यहाँ तक 100 आ जाए तो फिर ईसा पूर्व में इधर जहाँ से 0 होता है वहीं से 1 2 गिनती होती है। अगर आप इधर लिखेंगे 1 2 3 4 इधर लिखेंगे, अगर यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे इधर लिखेंगे। अब मतलब यहाँ मिड पॉइंट से होता है। अब जैसे कोई पूछा ना महाभाष्यकार का समय क्या आता है 150 पर है, अब हमको अगर दर्शाना हो 150 का है तो हम यहाँ से जो मिड पॉइंट है यहाँ से मार्कर उठाएंगे ऐसे लगा देंगे और बता देंगे यहाँ पे महाभाष्यकार का समय है। आ गया। देखिए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना किसी मतलब कहते हैं 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, इसका मतलब है 650 प्लस, सही है। 7वीं का पूर्वार्ध 650 प्लस, यह है 7वीं का पूर्वार्ध, सही है भैया। अच्छा उत्तरार्ध है, मतलब 50 से कम रहेगा तो पूर्वार्ध में, वही बता वही भाई। मतलब देखिए जो भी मतलब शताब्दी का है उससे मतलब पहले वाली शताब्दी, जैसे आप 7वीं पूछ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं 7वीं का पूर्वार्ध, इसका मतलब 600 से लेकर 645 के समथिंग तक, 35 25 20 ये होगा पूर्वार्ध। और जैसे हम कहें 7वीं का उत्तरार्ध, इसका मतलब 7वीं का उत्तरार्ध है 650 से लेकर 7वीं के पहले तक जो भी है, 650 से लेकर मतलब 7वीं शताब्दी के पहले तक, मतलब 695 97 98 तक यहाँ पे हो जाएगा उत्तरार्ध। ये वाला ईस्वी और ईसा पूर्व समझ में नहीं, ये बताइए ये सबको आ गया। अब हम मिटाएंगे पूछेंगे, आ गया ना, नहीं आ तो फिर से बता दें। हाँ देखिए जो बता ज़्यादा ना बताएं चलेगा, लेकिन जो बताएं वो आ जाना चाहिए।
चलिए अब खड़े होइए, तो खड़ी खड़ी हो, बताओ नहीं समझ में आया? नहीं तो खड़े होके बताओ ना, खड़ी हो जाओ। अच्छा अब रुक जाते। लड़कियों का जाने चाहता है तो कहा इतनी देर में संज्ञा रिवीजन करा दी 10-12 ठी यहाँ। अच्छा ईसापुर बीसी, चल ईसापुर बीसी देख ले। जो चाहिए देखा, पहले ईसापुर बीसी देख ले, छोटा है लड़कियों।